जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी टॉपिक भारत की खगोल की अवस्थिति है। ठीक है, भारत की खगोल की अवस्थिति का पार्ट 2 है और आज इसमें हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं, भारत की खगोल की अवस्थिति में हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से जो है मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो पहले तो हम लोग यह जान लें कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा हम अगर गुजार दें तो यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, इसी के समानांतर हम जो है रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी कैसी रेखाएं हैं। तो ये हमारी जो है क्षैतिज रेखाएं हैं और इन्हीं रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम पृथ्वी पर लंबवत रेखा खींचते हैं, ठीक है, लंबवत रेखा खींचते हैं तो यह भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो लंबवत रेखा ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यह पृथ्वी को क्या कर रही है, यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी को यह 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है अक्षांशीय दृष्टि से। तो पृथ्वी का जो उत्तर वाला भाग होगा, ठीक है, यह वाला भाग, उत्तर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला भाग अर्थात उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, इसी को क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इस रेखा के दक्षिण में स्थित, इस रेखा के दक्षिण में स्थित जो भाग है यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, ऊपर में रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप जो देशांतरीय रेखा देख रहे हैं पृथ्वी पर खींची गई है, ठीक है, तो इसके इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी भाग जो है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाला पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हमारी देशांतरी रेखाएं हो गई, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं हो गई। ठीक है, और इनका उपयोग क्या होता है, किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की स्थिति को जो है यही रेखाएं दर्शाती हैं। किसी भी देश और किसी भी क्षेत्र की स्थिति को, कहाँ पे वह देश स्थित है, वह क्षेत्र स्थित है, तो उसे दर्शाने का काम यही अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं करती हैं। तो आइए हम लोग यह जानते हैं कि भारत जो है कहाँ पे स्थित है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, भारत
ये हमारी अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है 0 डिग्री, ठीक है। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, आगे सब बताया जाएगा। और यह हमारी जो है देशांतरी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है किस गोलार्ध का देश है? उत्तरी गोलार्ध का। भारत की स्थिति यहाँ पे बनेगी, ठीक है। भारत की स्थिति यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध का देश है? तो उत्तरी गोलार्ध का देश है अक्षांशीय दृष्टि से। और क्योंकि यह हमारा अक्षांश है ना, ठीक है, यह हमारा अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। और जो है यह हमारा देशांतरी रेखा है, यह हमारा जो है देशांतरी रेखा है, देशांतरीय रेखा है, ठीक है। तो देखिए अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन देशांतरी दृष्टि से देखा जाए, इस रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जब आपसे पूछेगा कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जब पूछे कि भारत देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो देशांतरी दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि 8 डिग्री कहाँ, 0 से जब हम ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मुख्य भूमि जो हमारी भारत की यह पड़ेगी, यह कहाँ पे पड़ेगी? 8 डिग्री 4 मिनट पे पड़ेगी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और कहाँ तक? यहाँ तक, अर्थात 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे ही भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो ये स्थिति मैं तो यहाँ पे जो है पृथ्वी पर बता रहा था। अब हम लोग मैप के माध्यम से, भारत के मैप के माध्यम से जो है इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को देखते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए आइए, तो अब यहाँ पे हम लोग एक भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार अच्छी तरीके से समझिए। तो यह मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि अंतिम छोर, और यहाँ पे जो रेखा गुजरती है, ठीक है, वह 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा, ठीक है, अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर पड़ रहा है, जो पीछे मैंने बताया। और यह बिंदु जो है, यह बिंदु, ठीक है, तो यह बिंदु कहाँ पड़ रहा है? कहाँ पे पड़ रहा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो हम कहेंगे, क्योंकि 37 के ऊपर भी जाएंगे ना, 37 38 39 40, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। अब भारत का देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का देशांतरी विस्तार भाई यहाँ से देखेंगे, ठीक है,
तो यह जो है भारत का देशांतरी विस्तार हो जाएगा। यह कहाँ से है? तो 68 डिग्री 7 से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य अक्षांशीय दृष्टि से, और देशांतरी दृष्टि से 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 देशांतर के मध्य भारत की अवस्थिति है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। अब भारत देखिए पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो केंद्र बिंदु को मानकर एक रेखा खींची गई और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी। ठीक है, इस रेखा को 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी रेखा को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब 0 से ऊपर चलेंगे 90 डिग्री तक, तो यहाँ पे एक स्थिति आएगी 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और 0 डिग्री के दक्षिण में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें 23.5 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री आएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा मकर रेखा, या इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा तो भारत से गुजरेगी नहीं। ये भी क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, तो मकर रेखा नहीं गुजरेगी, विषुवत रेखा नहीं गुजरेगी, क्योंकि विषुवत रेखा के बाद ही 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत पड़ता है। तो भारत से एक रेखा गुजरेगी, कौन सी रेखा? तो वह कर्क रेखा है। वह कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत से गुजरेगी, तो भारत के किन राज्यों से गुजरेगी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भारत को बिल्कुल मध्य से काटती है। ठीक है, भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। यह कौन सी रेखा है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो देखिए, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रटेंगे कि कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं तो हमें सब भूल जाएंगे। भूगोल जो है मैप के माध्यम से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे हम बार बार इस चीज़ को 1 2 बार बना के पेज पे, खाली पेज पे अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, यहाँ पे कुछ भाग थोड़ा सा जो है राजस्थान का पड़ता है। ठीक है, राजस्थान से भी होकी जाती है। तो गुजरात, राजस्थान। उसके बाद मध्य में जो है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से जा रही है, और मध्य प्रदेश से ही कट के कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से भी जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बगल में जो है आपका झारखंड है। कौन सा राज्य है? तो झारखंड। यहाँ पे कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है, झारखंड। झारखंड के बगल में देखेंगे तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड के बगल में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के बाद हमारा जो है त्रिपुरा, ये कौन सा राज्य है?
तो त्रिपुरा से जा रही है, त्रिपुरा, और यह कौन सा राज्य है, तो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान 2 हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है 4 हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल 6 हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम 8 हो गए। ठीक है, यह जो है आपने देखा कर्क रेखा के विषय में। अब हम लोग आते हैं भारत की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्या है। एक अंतिम छोर होगा ना, जैसे मेरे सर का अंतिम छोर जो है मेरी चोटी है यहाँ पे, ठीक है, तो वैसे ही भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु क्या है, अंतिम दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है। ठीक है, इंदिरा कौल जो सबसे उत्तर में स्थित है, इंदिरा कौल। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, तो कौन सा है, कन्याकुमारी। इसी को केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, केप केमोरिन। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु जो है वह किबीथु है। क्या है, किबीथु। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु किबीथु है। और कौन सा राज्य है यह, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में किबीथु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या है, गौर माता। यहाँ पे क्या है, गौर माता। इसको गौरा माता भी बोलते हैं, गौर माता भी बोलते हैं, गुहार मोती भी बोलते हैं। तो अलग अलग किताबों में कई नाम दिए गए हैं। तो गौर माता गुजरात, किबीथु अरुणाचल प्रदेश, इंदिरा कौल लद्दाख। ये कौन सा क्षेत्र है, तो लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, और केप केमोरिन तो ये तमिलनाडु है। ठीक है, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में केप केमोरिन है। ठीक है, एक रेखा और देख लेते हैं, देशांतरी रेखा जो है भारत का मानक समय जिससे माना गया है। तो भाई जब 68 डिग्री 7 से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 82 डिग्री भी आएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री, तो भारत का 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा है। ये कौन सी रेखा है, देशांतरी रेखा है, देशांतरी रेखा है। ठीक है, इसी को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री रेखा को ही भारत का मानक समय माना गया है। और इससे मानक समय मानने के कारण ही 82.5 डिग्री को कि भारत में सभी स्थानों पे एक समय जो है दर्शाया गया है। मतलब भारत के सारी घड़ियों में एक समय ही जो है, एक ही टाइम जोन है और एक समय में सभी घड़ियों में एक ही समय जो है हमें देखने को मिलता है। तो 82.5 डिग्री रेखा जो है आप देखिए भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री रेखा जो है भारत के उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर से गुजार लीजिए। ठीक है, यहाँ से गुजार लीजिए।
5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है आपकी 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा जो है गुजरती है, जो भारत का मानक समय है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से यह रेखा गुजरती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम जो है भारत के तटीय राज्यों को देख लेते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक नहीं बना है। ठीक है, भारत के तटीय राज्य। ठीक है, तट के किनारे स्थित राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, भारत के तटीय राज्य। ठीक है, तो यह क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप वह स्थलखंड होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, 3 तरफ से पानी से जो स्थलखंड घिरा होगा वह प्रायद्वीप कहलाएगा। ठीक है, और द्वीप जो है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ स्थलखंड होता है तो वह द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो यह पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यह पानी से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ स्थलखंड है। ठीक है, देखिए पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ स्थलखंड है भारत का, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से राज्य हैं तट पे स्थित भारत के। तो यहाँ पे पहला राज्य हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, कौन सा है, गुजरात। गुजरात के दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा राज्य आपको मिलेगा गोवा। कौन सा, तो गोवा के दक्षिण में आएंगे तो आपको कौन सा राज्य मिलेगा, तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के दक्षिण में आएंगे तो कौन सा मिलेगा, केरल। कौन सा मिलेगा, केरल। ठीक है, अब देखिए केरल के पूर्व में कौन सा राज्य यहाँ पे मिलेगा, तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु से उत्तर में चलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में चलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, उड़ीसा। और उड़ीसा के उत्तर में चलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जो भारत के तटीय राज्य हैं वे कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी से पांडिचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी भी कहते हैं। यह आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है, केंद्र शासित, ठीक है। यहाँ की जो व्यवस्था चलाई जाती है वह केंद्र के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे जो है दमन दीव और दादरा नागर हवेली, ठीक है, दमन दीव, दमन और दीव, अब दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 26 जनवरी 2020 को। पहले तो अलग अलग ये केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन्हें मर्ज करके एक कर दिया गया है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है। ये भी तट पे ही स्थित हैं। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट पे स्थित हैं, ठीक है। अगर राज्यों की बात कर ली जाए कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है, ठीक है। अब इसमें बात कर ली जाए कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा तटीय राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। ये क्या है? सबसे बड़ा ठीक है, तटीय राज्य है, तटीय राज्य, सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है, ठीक है। और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा तटीय राज्य आपका गोवा है। सबसे छोटा तटीय राज्य क्या है? गोवा। ये क्या है? सबसे छोटा तटीय राज्य, ठीक है। गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य, क्योंकि देख रहे हैं गोवा बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात और सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक। आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।